Hello, my dear students. Welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 12 है। हिंदी काव्य के अंतर्गत हिंदी काव्य का स्वरूप लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी काव्य का स्वरूप क्या होता है, हिंदी कविता किसे कहते हैं, हिंदी कविता के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख तत्व हैं उन पर चर्चा करेंगे। कविता क्या है इस पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात जो अगला वीडियो आएगा वो महत्वपूर्ण होगा। ये भी वीडियो महत्वपूर्ण है कविता के विषय में, लेकिन इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित होगा। उसमें आपके काव्य के स्वरूप के पश्चात काव्य का काल विभाजन तथा उसका नामकरण पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले नामकरण और काल विभाजन के पहले मैं कविता के स्वरूप पर चर्चा कर लेता हूँ। कविता क्या होती है, कविता किसे कहते हैं, काव्य क्या होता है। यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या है कविता, क्या है। सबसे बड़ा प्रश्न है कविता क्या है, काव्य किसे कहते हैं। कविता वह लयबद्ध, छंदबद्ध, उस तारतम्य वाक्य को कविता कहते हैं जिसमें एक प्रकार से रस की उत्पत्ति होती है, जिसमें विभिन्न भावों को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, जिसमें विचार शक्ति जो होता है, विचार शक्ति जो होती है वह महत्वपूर्ण नहीं होती है, जिसमें भाव शक्ति महत्वपूर्ण होता है, जिसमें भाव जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, वह कविता कहलाती है। पद्यबद्ध जो रचना होती है या छंदबद्ध जो रचना होती है उसे हम काव्य कहते हैं या कविता कहते हैं। उसमें अनेक प्रकार के भावों को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। वह एक मार्मिक जो अनुभूतियों को जन्म देने वाली कविता होती है। इसमें भावों को विभिन्न प्रकार से समाहित किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के भाव हम कविता में देखते हैं। और अगर हम उसकी तुलना गद्य से करें तो गद्य में विचार शक्ति महत्वपूर्ण होती है, विचार शक्ति महत्वपूर्ण होते हैं। विचारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने विचारों को अच्छे ढंग से उसमें व्याख्यायित करते हैं। लेकिन कविता में ऐसा नहीं है। कविता में विचारों का जो स्थान है वह गौण होता है, मुख्य नहीं होता है। कविता में जो मुख्य स्थान है वो भावनाओं का है। बिना भावनाओं के कविता नीरस होती है। कविता में ज़रूरी है कि जो भावनाएं हैं उसका होना और प्रकृति का होना और उसके साथ साथ सौंदर्य की, सुंदरता की अनुभूति होना कविता की प्रमुख विशेषता है। कविता का जो बाह्य स्वरूप है, कविता का जो बाह्य स्वरूप है वह लय है। लय क्या होता है, जब हम किसी कविता को एक प्रवाह में, एक समय में, एक प्रवाह में बिना रुके पढ़ते हैं तो वह लय कहलाती है। एक लय में जब हम पढ़ते हैं तो वह कविता होती है। कविता के बाह्य रूप में लय का महत्वपूर्ण स्थान है। कविता का जो प्रमुख तत्व है वह लय है। अगर लय नहीं है तो पक्का समझिए वह कविता नहीं हो सकती। कविता में लय का होना आवश्यक है। और जैसे मैं एक वाक्य पढ़ता हूँ काव्य का, इसमें एक लय है। मेरो सब पुरुषार्थ थाको विपत्ति बटावत बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको। ये जो वाक्य है, ये जो कविता है, इसमें एक प्रकार का लय है, लय देखने को मिलता है। अगर दूसरा एक उदाहरण देखें, नील परिधान बीच सुकुमार अधकुला अंग खुल रहा मृदुल अधकुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये एक प्रकार का जयशंकर प्रसाद द्वारा रची गई कामायनी की पंक्ति है, जिसमें एक प्रकार की लय हमें देखने को मिलती है। लय के पश्चात इसमें कविता में छंद का होना आवश्यक है। कविता में छंद नहीं होगा तो भी वह कविता नहीं कहलाएगी।
कविता का छंदबद्ध होना जरूरी है। छंद आप जानते होंगे, जिस प्रकार से हम दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियाँ, छप्पा, उल्लला ये सब पढ़ते हैं, ये सब छंद के ही अंतर्गत आते हैं। और छंद में या तो मात्रिक छंद होगा या तो वर्णिक छंद होगा। मात्रिक में मात्राओं की गणना तथा वर्णिक में वर्णों की गणना होती है और छंद का होना जरूरी रहता है। अगर कविता हमें लिखनी है या कविता हमें बनानी है तो उसमें छंद का भी होना जरूरी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छंद को परिभाषित करते हुए कहा है कि छंद वास्तव में बंधी हुई लय के भिन्न भिन्न ढांचों का योग है जो निर्दिष्ट लंबाई का होता है। छंद लय, छंद स्वर में चढ़ाव उतार तथा छोटे छोटे ढांचे ही नहीं है जो किसी छंद के चरण के भीतर न्यस्त होते हैं। अर्थात उस छोटे छोटे चरणों को, ये जो छंद है वो उसमें कविता विभाजित रहती है। इसके अतिरिक्त अगली जो आवश्यक चीज़ है वह तुक का होना जरूरी है। कविता में तुक, प्राचीन काल में या मध्यकालीन की कविता को हम देखें तो उसमें तुकांत कविता का अत्यधिक महत्व था। जैसे तुकांत, हम रामचरितमानस की 4 पंक्तियाँ पढ़ते हैं, उसमें आप तुकांत देखिए किस प्रकार से तुकांत का प्रयोग किया गया है। या चौपाई देख लीजिए आप, चौपाई का एक उदाहरण देख लीजिए। बंदम गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। एक ऊपर आया है चारू और नीचे आया है परिवारु। तो चारू और वारु जो शब्द आए हैं वो तुकांत शब्द हैं। लेकिन आधुनिक जो कविता है उसमें तुक की जरूरत नहीं है, उसमें तुकांत की जरूरत नहीं है, वो अतुकांत भी कविता कही जा रही है। इस समय अतुकांत कविता का भी चलन हो गया है। तुक और ये अतुकांत हो गई, इसी का दूसरा रूप है तुकांत, जिसका अंत, जिस कविता का अंत, जिस कविता का अंतिम शब्द अंत, जिस कविता का अंत तुक से हो उसे तुकांत, और जिस कविता का जो अंत है वो तुकांत से ना हो उसे अतुकांत कहते हैं। तो 2 प्रकार के हैं यहाँ पे, तुकांत और अतुकांत। प्राचीन काल की जो कविता हमें देखने को मिलती है तुकांत कविता, लेकिन आधुनिक समय में जो कविता लिखी जा रही है वो अतुकांत कविता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर तुक का होना जरूरी है। जैसे तुकांत कविता में जैसे दोहा, चौपाई, कुंडलिया, कवित्त, सवैया आदि में तुकांत देखने को मिलता है। और मैंने बताया कि सामान्यतः आदिकाल में हिंदी कविता तुकांत होती आई है, लेकिन आधुनिक जो कविता है वह अतुकांत है। इसके बाद शब्द योजना, शब्द योजना का सही चयन होना जरूरी है। शब्द योजना का चयन अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो भी वह कविता नहीं कहलाएगी। गलत स्थान पर, गलत नियत स्थान पर जो शब्द का होना आवश्यक है वह शब्द ना होकर के कोई दूसरा शब्द अगर आता है तो वह कविता नहीं कहलाएगी। इसीलिए शब्द योजना को सही ढंग से सजाना, सही स्थान पर रखना, कविता की सौंदर्यता में, कविता की सुंदरता में शब्दों का चयन एक बहुत बड़ा निखार लाता है। अगर कविता में हम शब्द योजना को सही ढंग से नहीं रखेंगे तो वह कविता नहीं कहलाएगी। उसके बाद इसमें अलंकार का होना जरूरी है। अलंकारों को आप जानते होंगे, जिसे कवियों ने काव्य की आत्मा माना है। अगर हम अलंकारों को कविता में नहीं रखेंगे, उसको कविता को अलंकारों के माध्यम से नहीं सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि अलंकार, रस, छंद यही तो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, कविता की सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं। अगर इन तत्वों को नहीं रखते तो वो कविता नहीं कहलाएगी। इसलिए कविता में अलंकारों का होना जरूरी है, अनुभूति की तीव्रता होना जरूरी है, अनुभव की व्यापकता होना जरूरी है, और कल्पनाशीलता भी जरूरी है। किसी कवि के मन मस्तिष्क में जब कल्पना नहीं होगी, कल्पना होगी तभी कविता लिखी जाएगी। अगर कल्पना ही नहीं है तो कवि जो है वो कोई भी कविता नहीं लिख सकता।
कविता में कल्पना होना आवश्यक है, कल्पना की अधिकता का होना आवश्यक है। गद्य में कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर वास्तविक बातों का चित्रण किया जाता है, अधिकतर वास्तविक बातों का चित्रण किया जाता है, वास्तविक घटनाओं का चित्रण किया जाता है। लेकिन कविता में हर जगह कल्पनाशीलता की ज़रूरत पड़ती है, बिना कल्पना के जो कविता है वह अधूरी रहती है। भावों का उदात्तीकरण, भावों की जो उदारता है वह कविता में देखने को मिलती है। जैसे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस इसका अनुपम उदाहरण है, जिसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि भावों की जो उदारता है उसमें विभिन्न प्रकार से सामूहिक रूप से परिवर्तन किया गया है। और भक्तकालीन काव्य और आधुनिक युग में प्रगतिवादी कविताएं ऐसे ही प्रकार की कविताएं हैं। इसमें एक कविता के माध्यम से एक उपदेश दिया गया है और जिस कविता में अनेक प्रकार की निर्दयता, क्रूरता, धूर्तता, कुटिलता, अभिमान, दंभ आदि के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है और सत्यता, सहृदयता, सदैता, सहिष्णुता आदि के प्रति आकृष्ट होने लगते हैं। इसी भावों को हम उदात्तीकरण कहते हैं। उदात्तीकरण किसी भी कविता को पढ़ते पढ़ते हम जब बुरे विचारों को त्याग करके एक अच्छे विचारों का संग्रह मन मस्तिष्क में लाते हैं तो उसे ही उदात्तीकरण कहते हैं। इस प्रकार से हमारी कविता में इन सारी चीज़ों का होना जरूरी है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, कल्पनाशीलता नहीं होगी, अगर हम उसका सही से हम अपने मन मस्तिष्क में उस कविता का भाव नहीं ग्रहण करेंगे तब तक वह कविता अधूरी रहेगी। तो ये तो रहा आज हिंदी काव्य का स्वरूप। आपके जो अब ये तो सामान्य सी चीज़ें थी जो आपको बताने के लिए थी, ये कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं थी। लेकिन काव्य क्या होता है, कविता किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को बताना जरूरी था। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो चीज़ें आएंगी, काव्य के भेद आप लोग जानते होंगे। काव्य के दो भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य होता है, एक दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में जो काव्य सुनाई देता है, सुन करके जिससे आनंद की अनुभूति होती है उसे श्रव्य काव्य, और जो देख करके जिसमें हृदय आनंदित होता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। और इनमें से काव्यों में से श्रव्य काव्य में भी दो प्रकार होते हैं। श्रव्य काव्य में दो प्रकार होते हैं, एक होता है मुक्तक काव्य, दूसरा होता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध में जो जैसे रामचरितमानस है, एक दोहा और चौपाई एक दूसरे के अर्थ को मिलाते हुए एक कहानी के रूप में गढ़ती चली जाती है। पूरी जो रामचरितमानस है उसमें दोहा और चौपाई के माध्यम से एक कहानी तैयार होती है। लेकिन कबीरदास और रहीमदास या फिर किसी और के जो दोहे हैं, बिहारी लाल के जो दोहे हैं, उन जो छंदों का, उन दोहों का जो अर्थ है वे अपने दोहों तक ही सीमित रहता है, दूसरे दोहे से उसका अर्थ संबंधित नहीं होता है। वे जो छंद होते हैं, वे जो दोहे होते हैं, वे मुक्तक छंद के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, जो काव्य के जो तत्व थे उसको हमने आपको बता दिया है। अगले वीडियो में मैं हिंदी काव्य का इतिहास, जिसमें काल विभाजन तथा उनका नामकरण लेकर उपस्थित होऊंगा। और इस वीडियो के समापन का समय हो चुका है। अगले वीडियो में हम काल विभाजन और नामकरण के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।